तो आज हमारा रिवीजन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6 है एंड आज हम कोई नया चैप्टर शुरू नहीं करेंगे। आज हम जो टेस्ट हुआ था आप लोगों का, कब हुआ था? फ्राइडे को, उसका हम डिस्कशन करेंगे। आप लोगों ने टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इतना बढ़िया कि क्या ही बताएं। मेरी उम्मीदों को तुम लोगों ने पूरा ही चेंज कर रखा है। सुनो भाई, पहला क्वेश्चन है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी amounts to 756 in 2 years and 873 in 3.5 years at a same rate of simple interest per annum। क्वेश्चन किसका है? सिंपल इंटरेस्ट का। पहली बात, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट जो हमको दिया हुआ है वो कितने कितने टाइम बाद का दिया हुआ है? 2 साल बाद एंड 3.5 साल बाद का, ठीक है ना। 2 साल बाद एंड 3.5 साल बाद का। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ अमाउंट तो 756 एंड 873। बताओ जी, अमाउंट के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मुझे एक बात बताइए, जो 576 में प्रिंसिपल इंक्लूडेड है और जो 873 में प्रिंसिपल इंक्लूडेड है वो सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा। वेरी गुड। जो फ़र्क है वो सिंपल इंटरेस्ट का है। जो 2 ईयर बाद का अमाउंट है इसके अंदर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट इंक्लूडेड है और जो 3.5 साल बाद का अमाउंट है इसके अंदर 3.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। इसकी वजह से चेंज हो रहे हैं। प्रिंसिपल दोनों के अंदर सेम ही है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। मैंने आप लोगों को इसका ट्रिक बताया था, बहुत ईजी सा, कि पहले तो आप क्या करो, डिफरेंस लिखो 873 और 756 का 117 और फिर नीचे लिखो इनका डिफरेंस टाइम का। और अब क्या करो, डिवाइड 117 डिवाइडेड बाय 1.5, या जाए आपका 78। तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट पर एनम है वो कितना आ गया? 78। कैसे आया ये? 117 डिवाइडेड बाय 1.5। याद आपको ये ट्रिक बताया था मैंने, आप लोगों को याद होनी चाहिए। फिर मैंने प्रिंसिपल निकालने की टेक्निक बताई थी। बताओ क्या थी? देखो, तरीके आपके पास, सबसे अच्छा तरीका तो क्या, ये जो अमाउंट है, ठीक है ना, अमाउंट है, अमाउंट के अंदर सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दो। बताओ जी, अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 78 है तो 2 साल का कितना होगा? तो अगर मैं 2 साल बाद वाले अमाउंट में 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दूंगा तो प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है ना। 600 आ गया ये। अब रेट क्या होगा बताइए? 78/600 इंटू 100। आप 78 रुपीज़ 1 साल में कमाते हो 600 रुपये इन्वेस्ट करके, तो 13% आंसर आ जाएगा। बताओ जी, इसका आंसर किस किस का ठीक आया था? अच्छा, पहली बार हुआ था? हो चुके हो पहले भी? यानी आप ज़्यादा टेंशन लेते हो तभी ऐसा होता है। इतनी टेंशन मत लिया करो। तो भाई पहला जो क्वेश्चन है, अब मैं हर एक पेपर कैसे चेक करूँगा बैठ करके? और एक बार आना आप, ये जो पेपर्स है ना, ये सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो एंड जो जिसका नाम है उसको वो वाला मत देना, ठीक है ना। नहीं फिर भी तो पूछ लेना आपका नाम क्या है और फिर देना। तुम बड़े नालायक हो निकले भाई। वो तो मुझे चीटिंग नहीं करने की इंटेंशन होती तो ऐसा काम ही नहीं करते। चलो, आपके पास एक पेपर बचा है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर, ये काजल का पेपर है मेरे पास, ये गलत है काजल का, ठीक है ना। B13% एकदम सही आंसर है इसका।
तो राइट रॉन्ग करते रहना, पेपर चेक कैसे करना है आप लोगों को पता ही होगा। क्वेश्चन गलत है तो रॉन्ग लगा देना, सही है तो टिक लगा देना, छोड़ रखा है तो सर्कल लगा देना। चलिए जी, ये क्वेश्चन समझ आ गया, अगले क्वेश्चन पे आए। सेकेंड क्वेश्चन, a certain sum of money was put at simple interest for 2.5 years. A certain sum of money was put at simple interest for 2.5 years at a certain rate of simple interest per annum. Had it been put at 4% higher rate, it would have fetched rupees 500 more. Find the sum of money. ये क्वेश्चन हमें पता है, एक्स्ट्रा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू, इसमें क्या है, एक्स्ट्रा रेट है, एक्स्ट्रा रेट इंटू टाइम बाय 100। ठीक है ना, मैंने क्या बोला था कि भाई 3 फॉर्मूलेज होते हैं, हर एक में कॉमन क्या है, एक्स्ट्रा सिंपल इंटरेस्ट। फर्क क्या है, एक में एक्स्ट्रा प्रिंसिपल होता है, एक में एक्स्ट्रा रेट होता है, एक में एक्स्ट्रा टाइम होता है। क्वेश्चन देखो उसमें एक्स्ट्रा क्या दिया है, इस क्वेश्चन के अंदर 4% हायर रेट यानी एक्स्ट्रा रेट दिया, तो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा रेट वाला फॉर्मूला पिक कर लिया। एक्स्ट्रा सिंपल इंटरेस्ट कितना है 500, प्रिंसिपल कितना है पता नहीं, एक्स्ट्रा रेट है 4% और टाइम है 2.5 ईयर्स, तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय 10, सॉरी 50,000 डिवाइड बाय 10 यानी कि 5000। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, और उसका आंसर आपका आया भी नहीं होगा, सही आ गया था बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड। सबसे आसान देखो, मैं आपको वो टेक्निक्स बता रहा हूँ जो आप एग्जाम में टाइम बचा पाओ, वो बहुत ज़रूरी है। हाँ, और ये क्वेश्चन आप 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा टाइम है इनके लिए, ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स हो जाते हैं। ठीक है, आपको 15-20 सेकंड ज़्यादा नहीं लगेंगे इन क्वेश्चंस में, 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा टाइम है इन क्वेश्चंस के लिए। और अगर 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन हो रहा है तो एकदम सही चल रहे हो, पेपर सॉल्व कर लोगे। बट उस दिन किसी का भी ये स्पीड थी नहीं किसी की भी, क्योंकि कोई भी पूरा पेपर ही नहीं कर पाया। ठीक है ना, अगर 25 क्वेश्चन थे 25 मिनट में हो जाने चाहिए थे, अब 45 मिनट 35 मिनट्स में भी वो क्वेश्चन कर नहीं पाते। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला देखिए, मिसेस सुधा लेंट ₹4,000 इन सच अ वे दैट सम अमाउंट टू मिस्टर ए एट 3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड रेस्ट अमाउंट टू मिस्टर बी एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो ए ने 4,000 रुपये को 2 लोगों को दिया, मिस्टर ए को दिया 3% पर और मिस्टर बी को दिया 5% पर। ठीक है ना, द एनुअल इंटरेस्ट ऑन बोथ ऑफ देम इज 144। और जब इंटरेस्ट निकाला, सिंपल इंटरेस्ट निकाला दोनों का, तो इसको और इसको जब ऐड किया गया तो कितना आंसर आया 144। फाइंड द अमाउंट लेंट टू मिस्टर ए। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, उस ट्रिक के थ्रू ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो सकता है। ट्रिक क्या था सुनना, मैंने आपको बोला था कि जब भी आपको 2 रेट्स गिवन हो और एक तीसरा रेट भी गिवन हो, ठीक है ना, तो उसको बीच में रखो। अब इसमें वो तीसरा रेट गिवन नहीं है बट हमें इंटरेस्ट गिवन है 144 रुपीज़। अगर 4,000 रुपये दे करके मैं 1 साल के 144 रुपीज़ कमाता हूँ, तो बताओ मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 3.6%। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 0.6%। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 1.4%। 14:6 का रेशियो कितना हो गया 7:3। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। तो मुझे एक बात बताइए, ये है ए और ये है बी। फाइंड द अमाउंट लेंट टू मिस्टर ए को किस रेशियो में पैसा दिया है 7:3 के रेशियो में। 4,000 रुपये को आप 7:3 के रेशियो में बांट दो, बताओ जी कितना आंसर आएगा। 144 इसको टोटल इंटरेस्ट मिला 4,000 रुपये ए और बी में बांटने के बाद, तो इसको 3.6% आता है। आई बात समझ? तो ये वो ट्रिक जो मैंने आपको बताया था ये वाला, इसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते थे। बस दिक्कत क्या थी कि यहाँ पे मैंने तीसरा रेट ना दे करके अमाउंट दे रखा था, इसलिए मैंने बोला था कि जो पढ़ा चुका हूँ मैं वही सब पूछूंगा, बट थोड़े अलग तरीके से। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। बस हमने जो पढ़ा था उसके अंदर यहाँ पर भी रेट हुआ करता था, बट यहाँ पर क्या आ गया, रेट की जगह एक रुपीज़ में अमाउंट आ गया, एक इंटरेस्ट आ गया। तब उसको वापस परसेंटेज में रेट में कन्वर्ट कर सकते थे अगर आप चाहते तो। 144/4000 तो आपका रेट आ जाता।
ओके जी, आगे बात समझ सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन भी बताओ क्या 1 मिनट से ज़्यादा लेता अगर इस टेक्निक से करते तो? नहीं, कुछ था ही नहीं इसके अंदर। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से भी कर सकते थे, दिखाऊं? मुझे एक बात बताइए, 4000 का 3% कितना होता है? 4000 का 5% कितना होता है? और इसको मिला कितना है? 144। बताइए जी, 120 और 144 का डिफरेंस कितना होता है? और 200 और 144 का डिफरेंस कितना होता है? बताओ 56 और 24 का रेशियो क्या होगा? 28:12, फिर 14:6, फिर 7:3। आ गया सेम रेशियो? ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, चलिए, तो आप रेट को कर सकते हो यहाँ पर, या फिर फिगर रुपीज़ वाली फिगर के साथ भी सेम चीज़ कर सकते हो। आइए अगला, फोर्थ, ₹800 amounts to 920 in 3 years at a certain rate of simple interest. What would be the amount if the rate of interest is decreased by 3%? मुझे एक बात बताइए, इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल इंटरेस्ट कितना है अभी? प्रिंसिपल कितना है और अमाउंट कितना है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आपको प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, बट सिंपल इंटरेस्ट इनका डिफरेंस होता है, हमें पता है। टाइम कितना है? 3 साल। रेट कितना है? नहीं पता। ठीक है ना? बोलता है अगर रेट 3% से डिक्रीज हो जाएगा तो बताओ आप, ये 800 रुपये 3 साल में कितना बन जाएगा? 800 रुपये 3 साल में कितना बन जाएगा? हमने एक क्वेश्चन किया है, बट हमने इंक्रीज के साथ किया है कि अगर रेट इंक्रीज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा। ये डिक्रीज के साथ है, बट फॉर्मूला सेम लग सकता है। बताओ जी, एक्स्ट्रा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू एक्स्ट्रा रेट इंटू टाइम बाय 100। एक्स्ट्रा सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है क्या? नहीं पता। प्रिंसिपल पता है क्या? बिल्कुल। एक्स्ट्रा रेट पता है क्या? 3%। टाइम पता है क्या? 3 साल अपॉन 100। बताइए, 8 3 24, 24 3 72, 100 अपॉन 100 यानी 72 रुपीज़ आ जाएगा। मुझे एक बात बताइए, अगर रेट 3% से डिक्रीज हो रहा है तो उसका करस्पॉन्डिंग एक्स्ट्रा सिंपल इंटरेस्ट कितना डिक्रीज हो जाएगा? 72 रुपीज़। तो अगर पहले सिंपल इंटरेस्ट 120 था, तब सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 120 माइनस 72, बताओ है ना? 48। तो अब आपका न्यू अमाउंट कितना होगा? 800 प्लस 48, 848। आपको समझ आया मैंने क्या किया है? इस क्वेश्चन को हमने किया है, बट किस एंगल से किया है? इंक्रीज वाले एंगल से किया है कि अगर इतना रेट बढ़ जाए तो बताओ क्या होगा। बट हम अगर इसको डिक्रीज वाले एंगल से करना चाहें तो कोई फॉर्मूला चेंज थोड़ी ना होगा, एक हल्की सी अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जाएगी बस। आई बात समझ आप लोगों को? बोलो हाँ या ना, बताइए। देखो, सिंपल इंटरेस्ट पहले कितना आ रहा था? 120। अगर रेट 3% से डिक्रीज हो जाता है तो आपको कितना इंटरेस्ट लूज करोगे आप? 72 रुपीज़। तो पहले 120 कमा रहे थे, तो आप कितना कमाओगे? 120 माइनस 72, 48। तो आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट हो जाएगा 800 प्लस 48, 848। आ गई बात समझ? तो आपको चीज़ों को है ना एकदम बेसिक से समझना है, तभी आप ये क्वेश्चन में इतना दिमाग लगा पाओगे। देखो, मैं आपको ये चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, मैंने सिर्फ ये टेस्ट किया कि अगर आपने रटा है तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, और अगर समझा है तो इन क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना? तो आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ एग्जैक्टली वही उठ के आएगा। एग्जाम में थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाएगा, वो करने लायक बनो, थोड़ा बेसिक तरीके से समझो इन चीज़ों को तो आएगा कुछ समझ। मैंने आपको अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कराया जिसमें मैंने आउट ऑफ द बॉक्स कुछ पूछा हो। जो मैंने पढ़ाया है वही है ये सारे क्वेश्चन। ठीक है ना? फिफ्थ, ₹1252 is lent out in 2 parts in such a way that the simple interest on the first part, हाँ, देखो करने को वैसे भी कर सकते हैं, इक्वेशन बना के आप बोलते हो करने को, बट वो हमेशा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। आप अगर नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते तो पहले आप रेट निकालते हैं, रेट निकाल के फिर 3% रेट कम करके फिर दोबारा सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं।
मुझे समझ आ गया वो चीज़, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगी उससे, आंसर से उससे भी जाएगा, क्योंकि आपको सिंपल इंटरेस्ट भी पता है, आपको प्रिंसिपल भी पता है, आपको टाइम भी पता है, ठीक है ना। तो आपको फॉर्मूले, जब SI का फॉर्मूला था PRT/100, उसमें से रेट नहीं पता, रेट निकल जाएगा, आपके पास रेट आ गया, उसको 3% से डिक्रीज कर दोगे तो आप नया रेट आ जाएगा, फिर उस नए रेट के साथ आप प्रिंसिपल टाइम के साथ करोगे तो आपको नया सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, उसको प्रिंसिपल में ऐड करोगे आपका आंसर आ जाएगा। बट वो एक लॉन्ग वे है, हाँ, अगर वो लॉन्ग वे है, वो आपका आंसर देगा, नो डाउट देगा, वो लॉजिकली देगा, बट वो टाइम ज़्यादा लेकर के जाएगा आपका, इसमें आपका टाइम नहीं लगता बिल्कुल। ₹1,252 is let out in two parts in such a way that simple interest on the first part at 10% for 5 years is equal to that on second part for 8% for 10 years. Find both the parts. बताइए जी, क्वेश्चन में कुछ मुश्किल है क्या? कर लो, ऑप्शन से करना तो बहुत आसान है, बट ऑप्शन से दिक्कत है, देखो जैसे इसमें हमें दिख रहा है सी ऑप्शन राइट है, तो पहले आप पहले ऑप्शन से करोगे आंसर नहीं आएगा, फिर दूसरे से करोगे आंसर नहीं आएगा, तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो अगर ऑप्शन से किया, पहले ऑप्शन से आंसर आ गया तो भाई जल्दी हो गया, बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर टाइम ज़्यादा लगता है। समझ गए बात मेरी? हाँ जी, क्या करें? एक ये देखो, ये क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से किया जा सकता है। हमें क्या पता है कि 1252 को दो पार्ट में बांटा है, तो एक पार्ट ले लो x इंटू एक्स प्रिंसिपल PRT/100, ये क्या गया? सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट इस वाले सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है, क्वेश्चन में क्या है? दूसरे का P कितना होगा? PRT/100, 100 गया, 50x इज इक्वल टू क्या बच गया? 1521 मल्टीप्लाई बाई 80, 121,680 माइनस 80x, 80 उधर ले जाओ तो 130x इज इक्वल टू 121,680, तो जी आपका x आ जाएगा। ये भी 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगर एक पार्ट 936 है तो दूसरा कितना होगा? 585 होगा। क्लियर हो गई बात? क्योंकि पहली बात तो 936 ए और बी ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम सीधा ही सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो मुझे एक बात बताइए, क्या इस क्वेश्चन में भी 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है? नहीं लग रहा, देखा जाए तो नहीं लग रहा। तो इस क्वेश्चन में भी फर्दर कोई ट्रिक की ज़रूरत है नहीं, देखा जाए तो ये क्वेश्चन ऐसे भी 1 मिनट के अंदर हो रहा है। चलिए अगले पे आते हैं, ठीक है। जो आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं उसमें राइट रॉन्ग करते रहना, जैसे कि पता चले। ये तो मुझे भी पता है कि 12-15 से ज़्यादा नंबर किसी के भी नहीं आएंगे, क्वेश्चन ही नहीं किए किसी ने इतने। अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 6 टाइम एट 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, एट व्हाट रेट परसेंट इट वुड बिकम 12 टाइम्स? बताइए जी। A certain sum of money becomes 6 times at 5% simple interest per annum, at what rate percent it will become 12 times? मेरे पास कुछ पैसा था, वो 6 गुना हो गया, ठीक है ना, 5% के रेट के हिसाब से। तो बताओ अगर उसको 12 गुना होना होता तो कितना आपको रेट चाहिए होता? लेट प्रिंसिपल बी 100, तो अमाउंट कितना होगा? 6 टाइम्स 600, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 500। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100, 100 से 100 गया, 500 डिवाइडेड बाय 5% कितना होता है? 5% नहीं होगा, 5 होगा, सॉरी, टाइम हो जाएगा 100 ईयर्स। ठीक है जी, कोई दिक्कत आया ना? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100, रेट कितना है? क्वेश्चन में गिवन है 5%, तो हमने टाइम निकाल लिया 100 ईयर्स, यानी 100 साल का क्वेश्चन है ये। अब क्वेश्चन हमें बोलता है कि बताओ कितने टाइम में जो अमाउंट है वो 12 गुना हो जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? ठीक है जी, अगर प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट कितना है? 1200, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 1100, तो 1100 सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू
आर इंटू टी अपॉन 100। 2 0 से 2 0 गए, 2 0 से 2 0 गए, रेट कितना आ गया 11%। आया समझ? बोलो हाँ या ना। आगे बढ़े, लिख लिया होगा आई होप सबने। सेवंथ, a certain sum of money amounted to 765 at 8% in a certain time. In same time 640 amounted to 750 at 5% simple interest per annum. Find the sum. A certain sum of money, ठीक है ना, amounted to 765 at 8% in a certain time. टाइम हमें नहीं पता। in same time, बट उसी टाइम में ये बन जाता है, प्रिंसिपल अगर 640 है तो अमाउंट बन जाता है 750 एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5%। बताओ इन तीन इंफॉर्मेशन से मेरे पास क्या निकल करके आ जाएगा, टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है इस केस में, बताइए जी। सिक्स 40 मल्टीप्लाई बाय 5, 3200, 1100 डिवाइड बाय 3200, टाइम आ गया आपका 3.4375 ईयर्स। इन सेम टाइम, इन सेम टाइम यानी पहले वाले क्वेश्चन का टाइम क्या है, ये है। अब मुझे एक बात बताइए, आपको अमाउंट पता है, प्रिंसिपल नहीं पता, रेट पता है, टाइम पता है, क्या आप लोग प्रिंसिपल निकाल सकते हो? बताओ जी, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट इंटू टाइम अपॉन 100 टू द पावर नथिंग। सिंपल इंटरेस्ट में टाइम अंदर ही आ जाता है। सिंपल इंटरेस्ट के अमाउंट वाले फॉर्मूले में क्या होता है, टाइम अंदर ही आ जाता है। और अमाउंट का फॉर्मूला जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये टाइम पावर में चला जाता है। यही फर्क होता है। अमाउंट कितना गिवन है सॉरी, अमाउंट कितना गिवन है 765, प्रिंसिपल नहीं पता, 1 प्लस रेट कितना है 8%, टाइम कितना है 3.4375 अपॉन 100। बताओ जी क्या आंसर आ रहा है। हाँ देखो ना, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अभी एग्जाम इतने पास आ रहे हैं, आप बताओ ऐसे सवाल पूछ रहे हो, कैसे काम चलेगा बताओ। ये तो मैंने क्लास में बताया भी था। वो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में होता है वो फॉर्मूला, ये सिंपल इंटरेस्ट का है। बताइए जी, 765 डिवाइड बाई एम आर सी 600 आ रहा है। आ गया सबका 600? चलिए, तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, नो डाउट, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, 1-1.5 मिनट लग जाएगा। प्रैक्टिस करोगे तो 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। चलिए, 8th, a man takes a loan of rupees 10,000 at simple interest. He pays 5,000 at the end of first year and 6,500 at the end of second year and clears the debt. If the rate of interest is same for both the years, find the rate of interest. बताओ जी, कोई कर सकता है इस क्वेश्चन को? किसी से हुआ क्या, किसी ने भी टिक किया है? बताना जरा, आंसर शीट्स देख देख के अपने सामने वाली। कितना, क्या आंसर आ रहा है आपकी शीट में? 15 आ रहा था कि आपने किया या आपके पास जिसका पेपर है उसने किया? क्या, किसका पेपर है? प्रथम का, ओके। सुनो,
अ मैन टेक्स अ लोन ऑफ ₹10,000। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, बेसिक्स। एक इंसान 10,000 रुपये का लोन लेता है, ठीक है ना। ही पेज 5,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। पहले साल के एंड पर वो 5,000 रुपये पे भी कर देता है, ठीक है जी। तो अब कितने का लोन रह गया? 5,000 का। फिर वो अगले साल के एंड पे 6,500 रुपीज़ पे कर देता है, ठीक है ना, और उसका लोन क्लियर हो जाता है। उसने लोन लिया 10,000 रुपये का, बट उसने टोटल पे कितना किया? 11,500। क्यों किया ऐसा? क्योंकि भाई इंटरेस्ट भी तो पे करना है, तो 1,500 रुपये इंटरेस्ट है। मोटी मोटी बात ये है, इंटरेस्ट जो है दोनों ही साल का सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं है। अब बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? अब मुझे एक बात बताइए, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। कितना जाएगा ये? 100R। 100R, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताइए, सेकंड ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आएगा? प्रिंसिपल कितना बचा है? 5,000, रेट इनटू टाइम बाय 100, कितना जाएगा ये? 50R। मुझे एक बात बताइए, 100R पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, 50R दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट, और ये किसके बराबर होगा? तो 150R अगर 1,500 है तो R कितना आ जाएगा? आया समझ? देखो प्रिंसिपल आपको गिवन है, रेट आपको नहीं गिवन, और टाइम 1 साल गिवन है, तो PRT अपॉन 100 क्या आ गया? पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट। फिर इसने 5,000 रुपये लौटा दिए। अब इसके पास कितना लोन बचा है? 5,000 रुपये का। तो अगले साल का जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा वो किस पर होगा? हाँ, अब जब सेकेंड ईयर का हम देंगे इंटरेस्ट तो 10,000 रुपये थोड़ी ना देंगे, 5,000 रुपये देंगे, क्योंकि 5,000 तुम लौटा चुके तो मुझे, ठीक है ना। 5,000 पर आपने PRT अपॉन 100 किया, तो सेकेंड ईयर का आपके पास इंटरेस्ट आ गया। दोनों इंटरेस्ट टोटल किया तो 150 आ रहा है, विच इज इक्वल टू 1,500। तो 1,500 कैसे आया? आपने टोटल कितना लौटाया? दिस प्लस दिस, यानी कि 11,500। और आपने लोन कितने का लिया था? इतने का, मतलब आपने टोटल लौटाया कितना? दिस प्लस दिस, बेसिकली एक ही बात है। ये लौटाया आपने और ये लौटाया, ये तो लोन अमाउंट बचा है वो लिखा था, रिमेनिंग लोन। हाँ, प्रिंसिपल, ठीक है ना, प्रिंसिपल का रीपे किया। ओके जी, आ गई बात समझ? सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में यही अज्यूम किया जाता है कि आप जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो प्रिंसिपल ही प्रिंसिपल, उसमें इंटरेस्ट कुछ नहीं है, ठीक है जी। चलिए, ये समझ आ गया होगा आप लोगों को, इजी क्वेश्चन। अगला 9th, a certain sum of money amounts to 6,300 in 2 year and 7,875 in 3 years 9 month, 3 year 9 month, okay, at simple interest. Find the rate of interest per annum. बताइए जी कैसे होगा? अच्छा, 3 year 9 month को कितना ईयर्स लिखूँ मैं? 3.75 ईयर्स। यहाँ पे लिखूँगा कितना? 6,300। यहाँ पे लिखूँगा कितना? 7,875। बताइए जी, 7,875 और 6,300 का डिफरेंस कितना होता है? और इसका डिफरेंस कितना होता है? तो सिंपल इंटरेस्ट पर एनम कितना आ जाएगा? 900। बताओ जितना ठीक आ रहा है मेरा? $6,300 मल्टीप्लाई बाय 3.75 क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, ठीक है ना। तो ये आ रहा है आपका 23,625 माइनस 7,875 मल्टीप्लाई बाय 2, 15,750 अपॉन 1.75। 23,625 माइनस 1,550 डिवाइड बाय 1.75। तो रेट कितना आ जाएगा? 900 अपॉन 4,500 इंटू 100। कुछ याद आ रही है बातें?
इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो यहाँ पर गलत मार्क्ड है, इसका आंसर 20% है, 10 नहीं है। ठीक है जी। प्रिंसिपल निकालने का तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस अपॉन दिस माइनस दिस। ठीक है ना, ये हमने सीखा था, ट्रिक समझी थी हम लोगों ने। आगे बढ़ जाए। तो उसमें भी किया था, देखो हाँ ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी हमने ये सेम चीज़ की थी। तो इसमें फिगर सब्ट्रैक्ट करने का जो भी आ रही थी डायरेक्ट लिख दूंगी, या तो हम लोगों ने किया वही सेम चीज़ थी हम लोगों ने इस क्वेश्चन में भी। अच्छा इस क्वेश्चन में नहीं किया था, इससे मुझे याद आ गया, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, इस क्वेश्चन में भी सेम चीज़ आप कर सकते हो देखा जाए तो। सुनो, आपको अगर 4000 ऐसे नहीं निकालना तो उस तरीके से निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई वाले तरीके से नहीं निकालो। आपको पता है 6300 अमाउंट है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 2 साल का प्रिंसिपल अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 1800, तो 63 माइनस 1800 कितना होता है 4500। ऐसे भी निकाल सकते हो, जो पहले क्वेश्चन में क्या था वो यही चीज़ की थी। ठीक है ना, और क्रॉस मल्टीप्लाई से उसमें भी कर सकते थे, इसमें भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आगे बढ़ जाए। आइए जी 10th क्वेश्चन करें। ₹1,25,000 इज बोरोड एट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो लो जी, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया। 1,25,000 बोरो किए हैं एट रेट ऑफ 2% फॉर द फर्स्ट ईयर, 3% फॉर द सेकेंड ईयर एंड 4% फॉर द थर्ड ईयर। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 3 ईयर्स। क्वेश्चन सुपर डुपर ईजी है। आपने लोन बोरो किया, आपको अमाउंट निकालना है, तो आपको एक तरीके से प्रिंसिपल गिवन है। अच्छा पहली बात तो ये बताओ, एन्युटी का क्वेश्चन है क्या ये? नहीं। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को पढ़ के कहीं भी नहीं लग रहा कि नंबर ऑफ पेमेंट एट रेगुलर टाइम इंटरवल करनी है या हमें मिलनी है। सिंपल लिखा है कि 1,25,000 आज बोरो किए और 3 साल बाद लौटाने हैं, तीनों साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100। तो पहले साल का ये होगा, दूसरे साल का ये होगा और तीसरे साल का ये होगा। निकाल लो भाई, 1,25,000 इंटू 1.02 मल्टीप्लाई बाय 1.03 मल्टीप्लाई बाय 1.04, आंसर आ जाएगा 136,578। ये ट्रिक याद है आप लोगों को? ये समझा था हम लोगों ने क्लास के अंदर कि आप जब पहले साल का इंटरेस्ट निकालोगे, पहले साल का अमाउंट निकालोगे, फर्स्ट ईयर के एंड पे निकालना होता, ये होता, और ये प्रिंसिपल बन जाता सेकंड ईयर के लिए। तो प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू दी पावर टी, सेकंड ईयर का रेट कितना था 3% था। फिर थर्ड ईयर के लिए ये प्रिंसिपल बन जाता, तो प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू दी पावर टी। तो इसकी जगह आप क्या करो, एक ही स्टेप में इन सबको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर सेम ही आता है। मिटा दूँ, एक स्टेप का था ये। तो बेसिकली इसमें तो आपको कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा 1,25,000 को 1.02 1.03 1.04 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका अमाउंट आ जाएगा। और आप पूछता कि फाइंड टोटल इंटरेस्ट पेड, तो इस अमाउंट के अंदर आप 1,25,000 माइनस कर देते तो आपका इंटरेस्ट पेड आ जाता। ठीक है जी, इसमें कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं, कैलकुलेटर उठाओ और करना शुरू कर दो। व्हाट सम विल अमाउंट टू 1,59,000, आपको अमाउंट गिवन है 1,59,000 नहीं है, सॉरी 15,916.59 है। इन 3 ईयर्स, टाइम जो है वो 3 साल का है। ठीक है ना, एट कंपाउंड इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर बीइंग 3 to 1 रिस्पेक्टिवली। रेट जो है 3, 2 और 1% है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द सम विल अमाउंट टू दिस मच। व्हाट सम विल अमाउंट टू दिस मच, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल गिवन है या अमाउंट गिवन है? अमाउंट गिवन है और आपको प्रिंसिपल निकालना है। व्हाट सम विल अमाउंट टू दिस मच। तो ये वाला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है, देखा जाए तो हल्का सा फर्क है। यहाँ पे आप पिछले क्वेश्चन में अमाउंट निकालना था, इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल निकालना है। तो 15,916.59 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू दी पावर टी, 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू दी पावर टी, 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू दी पावर टी। तो 1.03 मल्टीप्लाई बाय 1.02 मल्टीप्लाई बाय 1.01, ये आ गया आपका 1.061106p।
तो P कितना आ जाएगा 15916.59 डिवाइड बाय 1.061106, ये आ रहा है 15,000 एग्जैक्ट। क्लियर है? ये तो सबका हो गया होगा, मुझे लगता है सबने किया होगा ठीक, इसमें तो इतना कुछ था नहीं। फाइंड द अमाउंट ऑफ रुपीज 2000 आफ्टर 10 years at 8% converted quarterly for the first 4 years and 6% converted monthly thereafter। क्वेश्चन इजी है, मुश्किल नहीं है। आपको क्या निकालना है? प्रिंसिपल अमाउंट पहले तो ये बताओ। अमाउंट निकालना है। क्या गिवन है? प्रिंसिपल कितना? 2000 रुपये। टाइम कितना है? 10 साल। रेट कितना है? पहले 4 साल का 8% कन्वर्टेड क्वार्टरली m इज इक्वल टू 4, और फिर 5वें साल से 10वें साल तक यानी 6 सालों का 6% कन्वर्टेड मंथली। तो हमें पता अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय m टू द पावर टाइम इंटू m, 1 प्लस रेट अपॉन 100 इंटू m टू द पावर टाइम इंटू m। ठीक है जी, 6 इंटू 12। तो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा ही हैं, लंबी लंबी। पता जी कैसे सॉल्व होगा? यहाँ तक समझ आ गया सबको? हाँ जी, यहाँ तक समझ आ गया? हाँ या ना? आ गया सबको? ठीक है, एकदम सिंपल मैंने वैल्यूज पुट करी है। फिर अब देखो क्या करना है आप लोगों को, 1.005 टू द पावर 72 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 1.005 मल्टीप्लाई बाय कितनी बार इज इक्वल टू प्रेस करेंगे? 71 टाइम्स, या फिर हम उतनी बार इज इक्वल टू प्रेस करेंगे कि स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा जाए? 73। एक ज़्यादा चलता है ये, ठीक है ना? चलिए आंसर आ रहा है 3951.42। आप लोगों का वैसे ज़्यादा सही आ रहा है क्योंकि आंसर यही है। मेरा क्यों नहीं आ रहा मुझे नहीं पता चल रहा। क्या हो सकता है मैंने कुछ इक्वल टू में आगे पीछे कर दिया। 9 कुछ हो रहा था, कोई नहीं। बेसिकली मेरा जो कैलकुलेटर है ना वो वाला नहीं है जो आपका वाला है, इसमें वो ट्रिक काम नहीं करती। ठीक है, मैं आपको पहले भी बताया इस कैलकुलेटर में काम नहीं करती है, तो इसमें वो दिक्कत होती है थोड़ी। अगर आपका वाला होता है ना ट्रिक वाला जो आपकी काम करते हैं तो अब तक तो सही आंसर आ गया होता है। इस पर थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता है। ठीक है ना? तो इसका आंसर आप लोगों का जो, अब मुझे ये बता दो कि 2000 तो सभी का आ रहा है, 1.02 टू द पावर 16 कितना आ रहा है? 1.37278 यही आ रहा है सबका। और 1.005 टू द पावर 72 क्या आ रहा है? 2044। तो इसमें इक्वल टू का एक ज़्यादा बार प्रेस कर दिया होगा शायद मैंने। ठीक है जी, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 1.37278 मल्टीप्लाई बाय 1.4320, तो आंसर आएगा 3931.64। ठीक है ना? विच इज नियरेस्ट टू
बी ऑप्शन, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा 0.6 हो रहा है, 0.78 है, कितने का फ़र्क आ रहा है? 0.14 का, 0.14 का ही फ़र्क आ रहा है, इतना चलता है, राउंडिंग ऑफ का फ़र्क होता है वो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू पढ़ते ही ये मत सोचने लगना कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का क्वेश्चन है। मैंने बोला था कि एन्युटी एक अलग चीज़ होती है और प्रेजेंट वैल्यू एक अलग चीज़ होती है, और दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज करके जो पढ़ा जाता है वो एक अलग चीज़ होती है। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹2500 ड्यू आफ्टर 15 मंथ। आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, यानी कि 2500 क्या है? फ्यूचर वैल्यू है, और आपको कब मिलने हैं? 15 महीने बाद, 15 महीने बाद मिलने हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो बताओ आज इसकी वैल्यू कितनी है? आज इसकी वैल्यू कितनी है? तो हमें पता है क्या? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, 1 प्लस रेट अपॉन 100 इंटू एम टू द पावर टाइम इंटू एम। टाइम कितना लूँ? 15/12, ये हो गया ईयर्स में, इंटू एम यानी कि इंटू 4, 4 1 सा 4 3 सा 3 1 सा 3 5 सा, तो पार में कितना आ जाएगा? 5। पार में कितना आ जाएगा? 5। तो 1.02 टू द पावर 5, तो आ गया 2500 डिवाइडेड बाय 1.104080 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1.104080, आ गया 2264.32। ये आ रहा है सबका? क्या डाउट है भाई? भावना मुझसे पूछ लो। श्रुति 15/12 इंटू 4, हाँ ईयर्स में लिखना होता है ना, वो मंथ्स में टाइम, तो ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 12 करते हैं हम लोग। 15/12 मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम इंटू एम। अब ऐसे खुद लॉजिक लगाओ, पावर में क्या आता है कि कितनी बार कंपाउंडिंग होगी। अब ये क्वेश्चन कितने क्वार्टर्स का क्वेश्चन है देखा जाए तो? कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रही है, कितने क्वार्टर्स का क्वेश्चन है? 15 महीने यानी कि 5 क्वार्टर, यानी 5 बार कंपाउंडिंग होगी, यानी पावर में 5 होना चाहिए। तो आप उस लॉजिक से भी 5 लिख सकते हो, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है जो मैं 15/12 इंटू 4 किया है। हाँ, जो टी इंटू एम करते हैं टी ईयर्स में आता है, ईयर्स में आता है। बट उसके पीछे लॉजिक क्या होता है? टी इंटू एम क्यों किया जाता है? क्योंकि हमें एक ऐसा आंसर चाहिए होता है कि जो हमें पता है कि हमने कितनी बार कंपाउंडिंग करी है। नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग इज डन इन द क्वेश्चन, एंड होता है नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग इज डन। अब कंपाउंडिंग क्वार्टरली है, तो इस 15 महीने का क्वेश्चन है, तो 5 बार कंपाउंडिंग होगी, तो पार में क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो 5 आ कैसे रहा है? वो ऐसे आ रहा है 15/12 इंटू 4 करके, ठीक है ना। तो अगर आप ये लॉजिक लगा पाते कि 15 महीने लिखो और कंपाउंडिंग क्वार्टरली है, तो इससे भी हमें पता चल रहा है कि 15 महीने का क्वेश्चन है, कंपाउंडिंग क्वार्टरली है, तो 5 बार कंपाउंडिंग होगी। तो हमें ये चीज़ करने की जरूरत नहीं है, ये तो रटने वाला तरीका है, समझने वाला तरीका ये है जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि 15 महीने का क्वेश्चन है, कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रही है, तो इस क्वेश्चन में कितनी बार कंपाउंडिंग होगी? 5 बार होगी। अब उस लॉजिक से उस 5 को लिख सकते हो, ठीक है ना। उस लॉजिक के पीछे की जो रट्टाफिकेशन वाली वर्किंग है वो होती है ये। अरे ये जो लॉजिक है इसके पीछे की जो रट्टाफिकेशन वाली वर्किंग होती है वो होती है, ये रट्टाफिकेशन है करना, कि हमने रट लिया कि टी इंटू एम होता है। बट इसका लॉजिक क्या है, क्यों होता है? क्योंकि ये पावर में आता है कितनी बार कंपाउंडिंग होनी है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज पावर। आप क्वेश्चन पढ़ के भी बता सकते हो। 14th, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 years एट 5% पर एनम इज 228.75। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 2 year एट 5% पर एनम इज। आपको निकालना क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। टाइम क्या है? 2 साल है। प्रिंसिपल कितना है? जो ऊपर वाले केस में प्रिंसिपल होना चाहिए वो। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है 5% के हिसाब से 228.75। क्या आप प्रिंसिपल निकाल सकते हो? बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, प्रिंसिपल ब्रैकेट ओपन 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर टाइम -1। ये होता है किसका फॉर्मूला? कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और इनका डिफरेंस कितना गिवन है? 228.75।
1.75। तो जी x आ जाएगा 1.05 टू द पावर 3, 1.05 टू द पावर 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपका 0.157625x माइनस 0.15x इज इक्वल टू 228.75। तो x कितना हो जाएगा 228.75 डिवाइडेड बाय 0.007625, ये होगा 30,000 आ रहा है। अब आपका प्रिंसिपल आ चुका है, अब आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपका 30,000, रेट आपका 5% और टाइम आपका 2 साल। निकाल लोगे? पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम, 33075। तो क्वेश्चन ने कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा तो वो कितना हो जाएगा 3075। बताओ जी, समझ आ गया? हाँ या ना? पहले हम लोगों ने क्या किया, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जो गिवन था उस इक्वेशन को बना करके हमने क्या निकाल लिया, प्रिंसिपल निकाल लिया। फिर हमने प्रिंसिपल पता चल गया, हमें क्वेश्चन के अंदर अब टाइम दिया है 2 साल और रेट दिया है 5% और हमें क्या पता लगाना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले तो हमने अमाउंट निकाल लिया, अमाउंट में प्रिंसिपल माइनस करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया। ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी। बल्कि बस इसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा होती है, टाइम ज़्यादा लगता है, बट क्वेश्चन ईजी होता है। How long will rupees 12,000 take to amount to 14,000 at 5% per annum converted quarterly? क्वेश्चन तो इजी है। आपको क्या गिवन है, प्रिंसिपल, आपको क्या गिवन है, अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 4 टू द पावर t इंटू 4। ठीक है ना? टाइम पता है क्या? नहीं, निकालना है हम लोगों को। मुझे एक बात बताइए, 14,000 अपन 12,000 1.1666 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.5 अपॉन 400 0125 टू द पावर 40। पता जी, यहाँ तक समझ आ गया क्वेश्चन? हाँ या ना? इजी इजी यहाँ तक तो ठीक है ना? हमने नॉर्मल सॉल्व किया है। अब जब भी सिचुएशन में फंसते हम लोगों को क्या करना है, याद है? दोनों साइड बेस सेम कर देना। कौन सा वाला बेस करना है? जो टाइम वाला बेस है वो दोनों साइड लिख देना है। टाइम वाला जो बेस है दोनों साइड लिख देना है 40। अब आपको क्या करना है, आपको कोई ना कोई ऐसी पावर ढूंढनी है यहाँ पर कि भाई 1.0125 की वो पावर अगर मैं करूँ तो मेरे पास ये आंसर आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, 1.0125 इंटू इज इक्वल टू प्रेस करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 बार, यानी कि 12 जब पावर 12 है 11 बार इज इक्वल टू प्रेस किया, यानी जब पावर 12 है तो आंसर आ रहा है 1.16075 और जब पावर 13 है तो आंसर आ रहा है 1.17526। यानी कि एक चीज़ तो मुझे समझ आ गई है कि जो पावर है वो 12 से ज़्यादा है, 13 से कम है। 12 से ज़्यादा क्यों है? क्योंकि 1.16666 आना चाहिए था और यहाँ पे 075 आ रहा है, 666 की जगह 075 आ रहा है। तो पावर 12 से तो कुछ ज़्यादा है, मोर देन 12 है, बट लेस देन 13 है। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई लेट से 12 पॉइंट समथिंग इज इक्वल टू 40। तो टी कितना आ जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग। बात समझ आ गई आप लोगों को? बताओ जी कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? बी। ओके जी, आ गई बात समझ? 12 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ पर, तो टी आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग। और जो ऑप्शन है बी ऑप्शन 3.1। चलिए, Mr. X bought an electric item for rupees 1000. What would be
द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द सेम आइटम आफ्टर 2 years इफ द वैल्यू इज कंपाउंडेड सेमेनुअली एंड एट द रेट ऑफ 22% पर एनम। आज मैंने 1000 रुपये की एक चीज़ खरीदी, अब बताओ अगर यही सेम चीज़ मैं 2 साल बाद दोबारा खरीदता हूँ तो कितने की मिलेगी मुझको, ये मुझे पता लगाना है। तो ऑब्वियसली बात है रेट बढ़ रहा है उसका, कैसे बढ़ रहा है, 22% पर एनम के हिसाब से उस चीज़ का रेट बढ़ रहा है, और वो भी कंपाउंडेड सेमी एनुअली, m = 2। तो अगर आज कोई चीज़ 1000 रुपये की मैं लेता हूँ तो चीज़ 2 साल बाद कितने की हो जाएगी, तो मैं बोलूँगा फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस रेट अपॉन 100 इंटू m टू द पावर 2 इंटू m टाइम इंटू m। तो 1.11 इंटू 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये आंसर आ रहा है मेरा 1518.07041। ठीक है जी, इजी, सुपर इजी क्वेश्चन है। तो ABC लिमिटेड वांट्स टू लीज आउट एन एसेट कॉस्टिंग ₹3,60,000 फॉर अ 5-year पीरियड, इट हैज़ अ फिक्स्ड रेंटल ऑफ 1,05,000 रुपये। अब देखो, एक कंपनी है ABC लिमिटेड, ठीक है ना, ये एक मशीन है जो कि 3,60,000 रुपये की आती है, इसको लीज पर लेना चाहती है, यानी अगर आज लेगी तो 3,60,000 रुपये खर्च हो जाएंगे, बट अगर लीज पर लेगी तो 5 साल हमें लीज देना है, और हर साल कितना देना है, 1,05,000, 1,05,000 रुपये। A machine ABC Limited wants to lease out an asset costing ₹3,60,000 for a 5-year period. It has a fixed rental of 1,05,000 per annum payable annually starting from the end of first year. Suppose rate of interest is 14% per annum compounded annually on which money can be invested by the company in this agreement. Which action is favorable to the company? ठीक है ना, तो आपको बेसिकली ये समझना है कि भाई ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं, वैसे तो ऑप्शन होना चाहिए था जेन्युइनली कि अगर तो ये 3,60,000 प्रेजेंट वैल्यू कम आती है तो लीजिंग इज़ नॉट प्रेफरेबल, और अगर ये जो आपकी एन्युटी इसकी प्रेजेंट वैल्यू 3,60,000 से कम आती है तो लीजिंग इज़ प्रेफरेबल। बट कंपनी लीज करना चाहती है, तो अगर लीज करना चाहती है और लीज की वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू कम है 3,60,000 से, तो हम बोलेंगे लीजिंग इज़ प्रेफरेबल, तो उसके लिए हम येस कर देंगे। वैसे इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखा जाए थोड़े गलत हैं, आपने पूछा था शायद, इस ऑप्शन के क्वेश्चन थोड़े गलत हैं। ऑप्शन इंस्टेड ऑफ येस नो इनएडिक्वेट नन होना चाहिए था, लीजिंग इज प्रेफरेबल, लीजिंग इज नॉट प्रेफरेबल, एनी ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, इस तरीके से ऑप्शन होने चाहिए थे। बट कोई नहीं, अगर मैं आज मशीन खरीदता हूं तो मेरे 3,60,000 जाते हैं, और अगर आज नहीं खरीदे तो मेरे हर साल के एंड पर 5 सालों तक 1,05,000 जाएंगे। बताओ जी 1,05,000 जो मेरे जाने वाले हैं 5 साल तक, इसकी आज की वैल्यू कितनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या है, तो कैसे निकालूंगा, सी 1 - 1 अपॉन 1 प्लस r टू द पावर t अपॉन r, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.14 टू द पावर 5, बहुत दिक्कत है मेरे कैलकुलेटर पे, 1.92541। मेरा आंसर आ गया 360,472। ये आ रहा है क्या सबका? हाँ जी, एक बार और देख लो। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वैसे नहीं किया जैसे आप लोगों ने किया। मेरे कैलकुलेटर पे 1 डिवाइड बाई 1.14 टू द पावर 5 निकलता नहीं है उस टेक्निक से जो मैंने आपको समझाई है। तो मैंने पहले 1.14 टू द पावर 5 निकाला, फिर उसको 1 से डिवाइड किया, फिर जा करके किया। आंसर यही कुछ आ रहा है ना सबका? मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस एसेट को लीज पर लेता हूँ तो इन लीजेस की आज की वैल्यू कितनी आ रही है, 3,60,472। बट अगर आज मैं ये मशीन खरीद लेता हूँ तो कितने की पड़ेगी, 3,60,000 की। तो बताओ आज खरीदना बेटर है, लीज पे लेना बेटर है? खरीदना बेटर है, तो हम क्या बोलेंगे कि लीजिंग इज नॉट प्रेफरेबल। इसका आंसर क्या होना चाहिए, लीजिंग इज नॉट प्रेफरेबल। बट यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, विच एक्शन इज फेवरेबल टू द कंपनी, यहाँ पे येस नो करके लिखा हुआ है, ये थोड़े ऑप्शंस दिक्कत वाले हैं, ऐसे ऑप्शंस होने नहीं चाहिए था।
अब ABC लिमिटेड वांट्स टू लीज आउट एन एसेट अगर है तो हमें इसका नो करना चाहिए देखा जाए तो, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि उसको लीज करना चाहता है वो, तो क्या एक्शन प्रेफरेबल है, तो हम बोलेंगे नो, यस नहीं होना चाहिए, नो होना चाहिए, ठीक है ना, यस नहीं होना चाहिए, नो होना चाहिए, इसका आंसर नो होना चाहिए, क्योंकि हम फिर इसके क्वेश्चन का आंसर देंगे कि भाई ये करना चाहता है, क्या ये एक्शन फेवरेबल है कंपनी के लिए लीज करना, तो आंसर इज नो। चलिए A company is considering proposal of purchasing a machine, full payment of rupees 4,000, ठीक है ना, A company is considering proposal of purchasing a machine, full payment of rupees 4,000 or by leasing it for 4 years at an annual rate of 1250. Which course of action is preferable if the company can borrow money at 14% compounded annually? अब ये क्वेश्चन के ऑप्शंस ठीक हैं देखा जाए तो, कंपनी के पास देखो दो ऑप्शंस हैं, या तो आज एक 4,000 रुपये की मशीन फुल पेमेंट करके ले लो, या फिर इस मशीन को आप रेंट पे ले लो 4 सालों के लिए, और हर साल का जो रेंट है वो कितना जाएगा 1250। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि भाई 1250 की आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, अगर तो 4,000 से कम है तो लीज कर लो, 4,000 से ज़्यादा है तो खरीद लो, ठीक है ना। तो हम निकाल लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, सी 1 - 1 अपॉन 1 प्लस आर टू द पावर n अपॉन आर। बताइए क्या आंसर आ रहा है, वन 1.68896। मेरा आंसर आ रहा है 3642.139। तो भाई लीजिंग इज प्रेफरेबल बोलूँगा मैं तो, ठीक है ना। अगर आज खरीदता हूँ तो 4,000 रुपये जाते हैं जेब से, और आज की वैल्यू देखो जो फ्यूचर में पैसे जाएंगे उसकी, तो वो है 3,642 रुपये। तो भाई कौन सा बेटर है कि भाई 3,642 रुपये दे देते हैं, ठीक है ना, फ्यूचर में यानी कि 1250 देते हैं जिसकी आज की वैल्यू इतनी है, दैट इज़ बेनिफिशियल, यानी लीजिंग इज़ बेनिफिशियल। बेसिकली मुझे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है ना, और नेट प्रेजेंट वैल्यू इस केस में क्या आएगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। जो कि आएगी नेगेटिव। तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई लीज कर लो बेटर है, ठीक है ना, लीज कर लो बेटर है परचेज करने की जगह, परचेज इज नॉट अ गुड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 19th, ₹1,000 bond paying annual dividend of 8.5% will be redeemed at par। एक बॉन्ड है, कितने साल का बॉन्ड है, 10 साल का बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बॉन्ड मुझे हर साल कितना पैसा देगा, 85 रुपीज़। समझ आ रही है बात, क्योंकि बॉन्ड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 8.5%, और 1000 पार वैल्यू है तो कितना बन गया हर साल का इंटरेस्ट 85। फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द बॉन्ड इफ द इन्वेस्टर विशेस टू यील्ड 8% इंटरेस्ट। अब इन्वेस्टर का जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो 8% है, कंपनी बोल रही है हम 8.5% देते हैं, इन्वेस्टर बोल रहा है मुझे तो 8 ही चाहिए, 8.5 मेरे लिए ज़्यादा हो जाएगा। तो कितने का बॉन्ड खरीदे है, तो पहले तो मुझे बताओ इसका आंसर 1000 से ज़्यादा आएगा, 1000 से कम आएगा, ज़्यादा आएगा। कोई ऑप्शन है जो 1000 से ज़्यादा है, एक ही है, वही ठीक होगा। हमने क्वेश्चन बॉन्ड वैल्यूएशन का किया था जिसके अंदर कंपनी बॉन्ड का रेट दे रही थी 10% और हमें चाहिए था 14%। हमने बोला कि भाई जब तक 14% मुझे नहीं मिलता मैं नहीं लूँगा, तो कंपनी ने बोला देखो बॉन्ड का रेट तो 10% ही रहेगा, बट इस बॉन्ड को आप डिस्काउंट पे ले लो, सस्ते में ले लो, और हम आपको 1000 रुपये रिडेम्पशन के वक्त देंगे। तो एक तो आपने इसके बीच इंटरेस्ट अर्न कर लिया, आपने ख़रीदा सस्ता और आपको मिला ज़्यादा उसका, और उसके अलावा आपने हमें कम दिया और हमने आपको जो रेट दिया वो दिया 10% ऑन 1000। लेट्स आपने 900 रुपये का बॉन्ड खरीद लिया है,
तो आपने 900 का खरीदा और हमको 1000 रुपये वापस करेंगे बॉन्ड वापस लेते वक्त, तो 100 रुपये तो आपने यहाँ पे कमाए, और 10% बॉन्ड है तो आप हर साल 100 रुपये कमा रहे हो, और अपने इन्वेस्ट कितना किया है 900 रुपये। तो इस तरीके से आपका जो ओवरऑल रिटर्न है वो 14% बन गया था, जो हमने वैल्यूएशन बॉन्ड के क्वेश्चन में किया था लास्ट क्लास में। अब यहाँ पर उल्टा है, वहाँ पे क्या था, कंपनी दे रही थी 10% और आपको चाहिए था 14%, तो आपने बोला कि भाई मुझे तो 14% चाहिए, तो कंपनी को अपने एंड से नुकसान करना पड़ा वो बॉन्ड सस्ता इशू करके। यहाँ पर तो उल्टी सिचुएशन है, यहाँ पे कंपनी दे रही है 8.5%, आपको चाहिए 8%। तो कंपनी अगर आपको 1000 में ही बॉन्ड दे देती है, ठीक है ना, और आपको 8.5% पर एनम इंटरेस्ट देती है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई मैंने हर साल 8.5% कमाया, बट मुझे चाहिए कितना 8%, तो आप क्या बोलोगे कि मैं आपको बॉन्ड का ज़्यादा देने को तैयार हूँ, इतना ज़्यादा दूंगा कि भाई मेरा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% बने, ना कि 8.5%। तो अब बॉन्ड की जो वैल्यू होगी वो 1000 से ज़्यादा आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। तो ये कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन हो सकता था कि भाई 1000 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है, उसको टिक कर दो। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली सॉल्व करना है तो कर सकते हो। कैसे करोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालो, क्या होगा, सी 1 - 1 अपॉन 1.08 टू दी पावर 10 अपॉन 0.08, ये आंसर निकाल लो। फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालो 1000 रुपये जो आपको इस बॉन्ड की रिडेम्पशन वैल्यू मिलेगी इसकी, तो फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1.08 टू दी पावर 10, इन दो वैल्यूज़ को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी बताओ कितना आ रहा है, निकाल के दिखाओ। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला नीचे वाला? अगर आपके क्वेश्चन में नंबर ऑफ पेमेंट्स एक ही है तो एन्युटी का क्वेश्चन नहीं है, तो उसमें आप एन्युटी का फॉर्मूला यूज़ ही नहीं कर सकते। तो एन्युटी का फॉर्मूला है ना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, और ये नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 + r/100 टू दी पावर टी। तो ये जो 1000 रुपये इसकी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स नहीं है, एक ही पेमेंट है, तो उसमें नॉर्मल वाला प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यूज़ करो। और 85 एन्युटी है तो उसमें एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला यूज़ करो। बताओ जी आंसर क्या आ रहा है, दोनों को ऐड करके कितने कितने आंसर आ रहे हैं ये भी बता दो। और इसका बोलो बोलो बोलो, बता दो भाई। तो 463.19 प्लस 570.35, ये आ रहा है 1033.54। आ गया सेम? इतना ज़्यादा सेम कैसे आ गया भाई? आर्यन तुमने ऐसा तो नहीं किया इस आंसर में ये माइनस कर दिया? अच्छा, इतना ज़्यादा सेम आता नहीं है ऐसे, एकदम ही एग्जैक्ट सेम आ जाए। चलो कोई नहीं, समझ आ गई बात। तो देखो बॉन्ड वैल्यूएशन का क्वेश्चन अगर ऐसा आता है जिसमें आपका डिजायर्ड अर्निंग रेट कम है और कंपनी आपको ज़्यादा दे रही है, तो याद रखना बॉन्ड की वैल्यू जो है वो 1000 से ज़्यादा आएगी, पार वैल्यू से ज़्यादा आएगी। और अगर आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है, कंपनी कम दे रही है, तो बॉन्ड की वैल्यू जो है वो 1000 से कम आएगी, पार वैल्यू से कम आएगी, फिर कंपनी को बॉन्ड डिस्काउंट पे इशू करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप 1 सेकेंड के अंदर दे सकते थे, सिर्फ इस चीज़ को एनालाइज करके। एक ही ऑप्शन था जो 1000 से ज़्यादा था। आइए जी 20th क्वेश्चन, मिस्टर एक्स इन्वेस्ट ₹10,000 एवरी ईयर। बताओ जी एन्युटी का क्वेश्चन हो गया ये, 10,000 रुपये हर साल वो इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। एन्युटी रेगुलर, एन्युटी ड्यू, ड्यू आज से शुरू कर दिया नहीं, एन्युटी ड्यू फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। टाइम कितना हो गया, 10 साल। सपोज इंटरेस्ट रेट बीइंग 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है ना। कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, निकाल लेंगे हम। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला क्या होता है, सी 1 + r टू दी पावर n - 1 अपॉन r, तो कितना जाएगा 1.08 टू दी पावर 10 - 1 अपॉन 0.08, बट फर्दर है 1.08 से भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है। आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है बता दीजिए।
मेरा आंसर आ रहा है 156,454.87। मतलब बेसिकली यही आंसर आ रहा है। आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा अगर आप 1.08 टू द पावर 10 की जो वैल्यू है वो ये वाली लोगे तो। चलिए, ये तो क्वेश्चन इजी था। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो एज टू एक्यूमुलेट 3 लाख एट द एंड ऑफ 10 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 10%। बताओ जी किसका क्वेश्चन है? सिंकिंग फंड। आपको हर साल कुछ पैसा एक्यूमुलेट करना है और इन्वेस्ट करना है, जैसे कि आपके पास 10 साल बाद 3 लाख रुपए हो। आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी गिवन है, फ्यूचर में आपके पास कितना पैसा हो? 3 लाख। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी गिवन है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू सी 1 प्लस आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर। ठीक है जी। अब आपको 1.1 टू द पावर 10 की वैल्यू गिवन है, 2.5937 माइनस 1 डिवाइड बाई 0.1। तो आपका ये जो पूरा आंसर आ रहा है ये आ रहा है 15.937। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय दिस थिंग इज 18824.11 18824.11, यानी कि देखा जाए तो नियरेस्ट इसके है। वैसे आंसर है ना सेम आना चाहिए था, जब भी वैल्यू गिवन होती है ना तो आंसर सेम आता है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। हो सकता है कैलकुलेटर से आप खुद करोगे, अगर ये वैल्यू को कंसिडर ना करो तो ये आंसर आ जाए। ठीक है, करके देख लेना, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। $15.9374 15.9374 18823.64। उससे ज़्यादा नज़दीक आंसर आ रहा है। चलिए, A company is considering proposal of purchasing a machine either by making, कंपनी मशीन परचेज करने का सोच रही है either by making full payment of ₹4,000 और leasing it for 4 years। ये क्वेश्चन तुमने कर लिया था, सेम है, leasing is preferable। 23rd, Vipul purchases a car for ₹5,50,000 he gets a loan of ₹5,00,000 at 15% per annum from a bank and balance of ₹50,000 he pays at the time of purchase। He has to pay the whole amount of loan in 12 equal monthly installment with the interest starting from the end of first month। The money he has to pay at the end of every month is। कर लोगे क्वेश्चन? बताओ जी लोन अमाउंट कितना है? 5 लाख। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला यूज होता है लोन के क्वेश्चन में, याद होगा आपको, एन्युटी रेगुलर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर क्या होता है? इज इक्वल टू सी, यानी कि इंस्टॉलमेंट 1 माइनस 1 अपॉन 1.15 टू दी पावर क्या लूँ 12। क्या मैं सही कर रहा हूँ? बोलो भाई। वेरी गुड। ये जो रेट है ये गलत है, ठीक है ना। पावर ठीक लिखिए, 1 साल का क्वेश्चन है, 1 इंटू 12 आएगा, बट ये रेट गलत है। रेट गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो रेट होता है वो कैसे निकालते हैं? R अपॉन 100 इंटू एम। रेट कितना है? 12/100, क्योंकि कंपाउंडिंग मंथली हो रही है तो इंटू 12, तो 15/1200, यह आएगा 0.0125। टाइम कितना है? 1 साल। 12 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, टाइम हो गया 1 साल, तो 1 इंटू 12 हो जाएगा अपॉन 0.0125। थ्री 38879 आंसर आ रहा है मेरा। आप लोग करके बताओ, आपको सही आएगा। ये कैलकुलेटर दिक्कत है बहुत ज़्यादा।
मेरे तो गलत ही है। बताओ जी क्या आंसर आ रहा है। नहीं, लेफ्ट आंसर किसका रहा है? ए ऑप्शन के, ठीक है ना। ए ऑप्शन और आपका जो आंसर है इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, तो आप ए ऑप्शन को टिक कर दोगे। सबका ये यार है 1445129.16। मेरा आंसर तो 45,000 ही नहीं आ रहा था। मेरा आंसर कितना आ रहा था बताऊं? पता नहीं कितना आ रहा था, वो गया मेमोरी से भी गया, सब हर जगह से गया। श्रुति कितना आ रहा है आपका आंसर? यही आ रहा है, यही आ रहा है, ठीक, ठीक है। तो ये आंसर सही है और इसके नियरेस्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए, उस पर टिक कर देंगे हम लोग। अ कंपनी एस्टेब्लिशेस अ सिंकिंग फंड टू प्रोवाइड फॉर अ पेमेंट ऑफ ₹2 लाख डेट, ठीक है ना, मैच्योरिंग इन 20 ईयर्स। बताओ जो सिंकिंग फंड का क्वेश्चन है, आप कंपनी को 2 लाख रुपए चाहिए 20 साल बाद। Contributions to the fund are to be made at the end of every year. Find the amount of each annual deposit if interest is 5% per annum. हो जाएगा क्वेश्चन। आपको क्या गिवन है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी गिवन है। आपको हर साल कितना इन्वेस्ट करना है वो निकालना है, और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला होता है 1+r⁻n-1/r। निकाल लीजिए। $33.0659। यानी नियरेस्ट आंसर किसका आ रहा है? 6048 ऑप्शन बी 0.52, तो यानी 0.48 का फर्क आ रहा है हमारे आंसर में और इसमें। इसका आंसर दोबारा करो, 1.05 टू द पावर 20 निकालो। -1 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 0.05 इज इक्वल टू, अब आ गया। फिर 2 लाख डिवाइड बाय जो भी आपका आंसर आ रहा है। दूसरे कैलकुलेटर वगैरह, हाँ वो कैलकुलेटर ठीक नहीं है आपका। मेरा कैलकुलेटर भी ठीक नहीं है, बट आंसर तो सही आ गया मेरा भी। या तब इक्वल टू 19 टाइम्स प्रेस करना, कुछ गलत कर रहा था उसमें। आता होगा अगर वैसा है तो, वो तो पहले स्टेप में पता चल जाएगा। 1.05 इंटू इज इक्वल टू, जब मैं एक बार करता हूँ तो 3 आ रहा है, तो ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, आपका सही है। अब देखो पावर में जैसे ही 21 लिखा आएगा मैं रुक जाऊँगा। ये आपका आ गया 1.05 टू द पावर 20, -1 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 0.05 इज इक्वल टू, ये जो आंसर आया इसको डाल दिया मैंने मेमोरी में। फिर 2 लाख डिवाइड बाय MRC इज इक्वल टू, लेकिन जैसे कि 1.05 अगर हमें जैसे 5 टाइम्स क्लिक करना है तो इंटू तो दबाओ। हाँ सॉरी
1 2 3 4 5 6 7 8 देखो 5 टाइम्स प्रेस किया, नहीं पावर कितनी आ रही होगी? से 6। हाँ और पावर और उसमें 1 का फ़र्क होता है। अच्छा कंफ्यूज हो गया? अगर आप ऐसे देखते हो तो 2 का डिफरेंस आएगा हमेशा। नंबर ऑफ टाइम इक्वल टू प्रेस करना और उसमें 2 का फर्क आता है। बेसिकली होता है कि आपकी जो पावर, जैसे टू द पावर 20 निकालना है तो आपको 19 टाइम्स इज इक्वल टू प्रेस करना है, और आपका जो ऊपर नंबर लिखा है दैट शुड बी 21। दोनों में 1 का गैप होता है। इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम -1 टाइम्स प्रेस होते हैं, और जो नंबर लिखा था ऊपर वो +1 टाइम होता है। Paul borrows rupees 20,000 on condition to repay it with compound interest at 5% per annum. If the annual installment of rupees 2,000 in annual installment of 2,000 each, then the number of years in which the debt would be paid off. कर लोगे क्वेश्चन? हाँ, बोरो का क्वेश्चन है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी आपको गिवन है। बीफर लोन अमाउंट हमेशा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी होता है। जो इंस्टॉलमेंट है वो भी गिवन है। 1.05 टू द पावर टी -1 अपॉन 0.05। यहाँ टी की जगह एन भी लिख सकते हो। हाँ, मेरा ध्यान इधर तक कि मैंने टी क्यों लिख दिया लिखने की जगह। 1.05 टू द पावर एन अपॉन 0.05, ठीक है ना। तो 20,000 अपॉन 2,000 करोगे तो कितना आ जाएगा? 10। 10 मल्टीप्लाई बाय 0.05 करोगे तो कितना जाएगा? 0.5। 1 - 1 अपॉन 1.05 टू द पावर एन। ये उधर जाएगा, इधर जाएगा, तो 1 अपॉन 1.05 टू द पावर एन इज इक्वल टू 0.5। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो 2 इज इक्वल टू 1.05 टू द पावर एन हो जाएगा। ये सेम टाइप का सिचुएशन का क्वेश्चन मैंने पहले भी किया हुआ है, याद होगा आप लोगों को। तो मुझे 1.05 दोनों साइड लिखना है और देखना है कि क्या पावर रखूं कि यहाँ पे 2 आ जाए। फोर्टीन और 15 के बीच में कोई पावर आनी चाहिए। सही कह रहा हूँ मैं? 14 और 15 के बीच में कोई पावर आनी चाहिए। 14 पावर पे कितना रहा, 15 पावर पे कितना रहा, बताओ जरा। सर 15 पे आ रहा है 2.07। और 14 पे कितना रहा है? 1.9799 1.979931। ठीक है जी। अब हमें कितना चाहिए था? 2 चाहिए था। 2 तो आ नहीं रहा, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि हमारी जो पावर है वो 14 और 15 के बीच में होगी। अब यहाँ पर वो ऑप्शन ही नहीं है 14 और 15 के बीच का, दिक्कत आ गई। अब आप किसको टिक करोगे? अब आप देखो कि 2 के नियरेस्ट कौन सा है, ये ज़्यादा नियर है या ये ज़्यादा नियर है। जो ज़्यादा नियर होगा उसको टिक कर दोगे। कैसे देखोगे? 2 और इसका डिफरेंस देखो, 2 और इसका डिफरेंस देखो, देखो कौन सा डिफरेंस कम आ रहा है। जो ज़्यादा कम आ रहा होगा वो आंसर हो जाएगा। ये ज़्यादा कम आ रहा है तो इसको टिक कर दो। वैसे इसका करेक्ट ऑप्शन होता 14.2 14.3 ईयर्स कुछ, अगर वो ऑप्शन के बना तो हम उस पर टिक कर देते। बट जब ऐसा ना मिले आप लोगों को तो जो ज़्यादा नियर होगा उसको टिक करना। हो गया पेपर सॉल्व? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर, ठीक है।